Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the gram positive rods. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं क्या। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव हमने पहले ही पढ़ा है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज़म है जिसकी जो है वो सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यानी उनकी सेल वॉल थिक है, तो वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो कि पर्पल कलर में आपको मोस्टली शो होते हैं माइक्रोस्कोप में। और दूसरा रॉड्स मतलब होता है उनकी जो शेप है वो रॉड शेप है। तो इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, दो कैटेगरी है, एक हमारे पास है स्पोर फॉर्मिंग एंड अनदर वन इज़ द नॉन स्पोर फॉर्मिंग। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, एक तो स्पोर बनाने वाले ऑर्गेनिज़म है और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और दूसरा हमारे पास जो है वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। तो जो हमारे पास स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं वो हमारे पास बैसिलस एंड क्लोस्ट्राइडियम है। ठीक है, लेकिन जो स्पोर नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, जो हमारे पास स्पोर की फॉर्मेशन नहीं करते, उसके अंदर हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, लिस्टीरिया एंड गार्डनेरेला। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन ऑर्गेनिज़म नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। बाकी के जो ऊपर के बैसिलस एंड क्लोस्ट्राइडियम, ये दोनों हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज़म है। ठीक है जी, अब एक और बात यहाँ आप लोगों को मैं बता दूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि बैसिलस है एक, अभी हम फ़िलहाल जो है वो स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्पोर फार्मिंग में हमारे पास दो हैं, बैसिलस है एंड क्लोस्ट्राइडियम है। तो बैसिलस जो है वो हमारे पास एरोबिक है, ठीक है, और क्लोस्ट्राइडियम वो हमारे पास एनएरोबिक है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लें जी। तो अब नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास क्या लिखा है, स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। तो इसके अंदर हमारे पास ये कह रहे हैं कि बैसिलस जो है वो देयर आर टू मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैसिलस हैं। इस बैसिलस की टू स्पीशी यहाँ दी हुई हैं, एक तो बैसिलस एंथ्रैक्स है, ठीक है, एंड द अनदर इज़ द बैसिलस सीरस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैसिलस एंथ्रैक्स एंड बैसिलस सीरस। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैथोजेनेसिस बाय दीज टू बैसिलस स्पीशीज़ आर डिस्क्राइब। अब इस टेबल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा कि बैसिलस के बारे में, ठीक है, क्लोस्ट्राइडियम के बारे में, कॉर्निबैक्टीरियम, यानी कि ओवरऑल ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के बारे में एक चार्ट दिया हुआ है। अब ग्राम, अगर हम यहाँ पर देखें कि एनारोबिक कौन सा है, एनारोबिक कौन सा था हमारे पास, कौन सा था, क्लोस्ट्राइडियम था। तो एनारोबिक जो है उसके अंदर यहाँ पर आपको क्लोस्ट्राइडियम पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग है वो हमारे पास कौन से हैं, दो हैं, बैसिलस एंड क्लोस्ट्राइडियम, तो उन पे हमारे पास पॉजिटिव लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास चार्ट बना हुआ है, अगर आप चाहो तो इससे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बैसिलस एंथ्रैक्स। अब ये एंथ्रैक्स, ये इसकी जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, किस तरह से डिजीज़ कॉज करता है, पैथोजेनेसिस, ऑल डिटेल। सो हमारे पास इसकी डिज़ीज़ को देखते हैं। सबसे पहले इसकी डिज़ीज़ क्या है, बैसिलस एंथ्रैक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रैक्स डिज़ीज़ प्रोड्यूस करेगा, जो कि कॉमन होती है एनिमल में, लेकिन ह्यूमंस के अंदर कम देखने को मिलती है। ह्यूमन डिजीज़ जो होती है, अगर किसी को ह्यूमन डिजीज़ हो जाए बैसिलस एंथ्रैक्स से, तो वो हमारे पास तीन तरह से हो सकती है, एक तो क्यूटेनियसली हो सकती है, पल्मोनरी हो सकती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हो सकती है। ठीक है, क्यूटेनियस मतलब स्किन पर, पल्मोनरी मतलब अब हमारा जो लंग्स का एरिया है वहाँ पर, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब जीआईटी में। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है 2001 में इसके आउटब्रेक आए थे क्यूटेनियसली और इनहेलेशन में। ठीक है, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में। और दूसरा यहाँ कह रहे हैं कि आउटब्रेक जो कॉज्ड हुए थे, ठीक है, कि कॉज किसकी वजह से हुए थे, जंग के दौरान जो है इन्होंने क्या करा था कि मेल के थ्रू, मेल होता है ना, उसके अंदर इन्होंने स्पोर्स डाल दिए थे इसके ना, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स डाल दिए थे। और फिर जब इन्होंने सेंड करे ना उन लोगों को जहाँ जंग चल रही थी, तो उन्होंने जब जैसे एनवेलप ओपन करा तो वो स्पोर जर्मिनेट करने लग गए और डिजीज़ कॉज करी। 18 बंदे जो है वो इसके अंदर आ गए और बाकी 5 की जो है वो डेथ हो गई थी। तो इस तरह से जो है ये वॉर के अंदर भी यूज़ किया गया है।
इसके अलावा इसके हम जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, बैसिलस एंथ्रेक्स इज़ अ लार्ज ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा लिखा हुआ है इसके स्क्वायर एंड है, चेन के अंदर होता है, एंडोफैगोसाइटिक कैप्सूल है इसके पास। ठीक है, यानी कि ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से इतनी जल्दी से मुतासर नहीं होगा, मतलब ये जल्दी से नहीं मर जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, कैप्सूल है, शील्ड है इसके पास, और एंटी फैगोसाइटिक है, मतलब इसको हम ईज़िली किल नहीं कर सकती हमारी बॉडी। और इसकी जो कैप्सूल है वो किससे बनी हुई है, डी ग्लूटामेट से। ठीक है, मोस्टली जो है वो हमारे पास पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, लेकिन इस बैक्टीरिया की डी ग्लूटामेट की बनी हुई है। इसको आपने रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट दूसरे बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि बैसिलस एंथ्रेक्स मोटाइल है और नॉन मोटाइल है, तो ये नॉन मोटाइल है हमारे पास। वी आर एज अदर मेंबर ऑफ द जीनस, बाकी जो दूसरे मेंबर्स हैं जैसे कि हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मोटाइल है, लेकिन ये हमारे पास नॉन मोटाइल है। अच्छा, एंथ्रेक्स के जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पास कहाँ पर कोडेड होते हैं, प्लाज्मिड में कोडेड होते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो ये कहाँ पर कोडेड है, आपको देखने को मिलेंगे प्लाज्मिड में होंगे, और बाकी जो एंजाइम है, द एंजाइम दैट सिंथेसाइज द पॉलीग्लूटामेट, जो उसका कैप्सूल है वो डी ग्लूटामेट से बना हुआ है। इसकी सिंथेसिस हमारे पास, उस एंजाइम की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, दूसरे प्लाज्मिड में होती है। हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, स्पोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म परसिस्ट इन द सॉइल फॉर ईयर। तो इसके जो स्पोर होते हैं, ज़ाहिर स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़ की बात करें, इनके पास स्पोर्स हैं, तो इनके स्पोर जो है वो लॉन्ग ईयर्स तक जो है वो सॉइल में रहते हैं। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि न्यूट्रिशन और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, वैसे वो जर्मिनेट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट ऑफन इन्फेक्टेड क्यूटेनियसली, ज़्यादातर ह्यूमन जो है वो क्यूटेनियसली जो इन्फेक्टेड होते हैं, स्किन के थ्रू जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं। इन्फेक्टेड किस तरह से होंगे, अब देख लें यहाँ पर, जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्स कहाँ पर होंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स पर, जैसे हाइड्स हो गया, ब्रिस्टल हो गया, वूल्स हो गया, वहाँ पर इनके स्पोर होंगे। ठीक है, उसके थ्रू हमारी स्किन के अगर कांटेक्ट में वो स्पोर्स आएंगे तो हम क्यूटेनियसली जो है वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पोर जर्मिनेट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं और डिजीज़ और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर हमारे पास लिखा हुआ है कि स्पोर कैन ऑल्सो बी इनहेल्ड। अब अगर आपने इसके स्पोर्स जो हैं उनको इनहेल्ड कर लिया है, तो भी हमारे पास क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएंगे, और इनहेलेशन क्या होगा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स आपको हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हमारे पास किस तरह से होगा, अगर हम इसके स्पोर को जो है वो खा लेंगे, यानी कि कंटामिनेटेड मीट जो होता है, मीट मतलब गोश्त जो कंटामिनेटेड होता है, अगर हम उसको खा लेंगे तो जीआईटी से हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। क्यूटेनियसली कैसे होंगे, अगर इनके स्पोर्स हमारी स्किन से कांटेक्ट में आ जाए थ्रू दी एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अगर हम इनके स्पोर्स को इनहेल्ड कर लेंगे तब भी हम पल्मोनरी एंथ्रेक्स, हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रांसमिशन आपने देख ली। अब हमारे पास है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में इसके पास क्या है, 2 एक्सोटॉक्सिन्स हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 2 एक्सोटॉक्सिन्स, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स टॉक्सिन्स। अब वो जो 2 एक्सोटॉक्सिन्स हैं उनके नेम क्या क्या हैं, एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर। ठीक है, अब इनके पास क्या है, 2 प्रोटीन्स होती हैं। उन प्रोटीन्स की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ए एंड बी जो है वो सब यूनिट कॉन्फ़िगरेशन होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, ए एंड बी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ए पार्ट जो होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए होता है। ठीक है, और जो हमारे पास बी पार्ट होता है वो बाइंडिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर हमारे पास कह रहे हैं एडिमा फैक्टर जो है वो किस तरह से इन्फेक्ट करेगा हमें। ठीक है, अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है तो वो किस तरह से इन्फेक्ट करेगा, अगर एडिमा फैक्टर करेगा तो वो उसके बारे में लिखा हुआ है। एडिमा फैक्टर क्या है, एक्सोटॉक्सिन से। इट इज़ एन एडिनाइलेट साइक्लेस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेस है। अब ये क्या कॉज करेगा, इंक्रीज़ कर देगा इंटरसेल्यूलर कंसनट्रेशन ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि साइक्लिक एएमपी की जो है वो कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा। सिंपली जो है एडिमा फैक्टर हमारे पास क्या होता है, एक एक्सोटॉक्सिस होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एडिनाइलेट साइक्लेस है।
ठीक है, जो क्या करता है इंट्रासेल्युलर यानी कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है। किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है? साइक्लिक AMP की। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना सेल में, तो सेल का जो भी फ्लूइड होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो क्या करता है आउटपोरिंग, मतलब बाहर आने लग जाएगा। क्या चीज़? फ्लूइड आने लग जाएगा सेल से बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो स्पेस है वहाँ पर आने लग जाएगा, विच मैनिफेस्ट एज एडिमा। अब जब हमारे सेल से पानी बाहर आने लग जाएगा तो वहाँ पर पानी जमा होगा, सेल से बाहर पानी जमा होने लग जाएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एडिमा। तो एडिमा फैक्टर कॉज करता है एडिमा को। नेक्स्ट हमारे पास है लीथल फैक्टर। अब ये लीथल फैक्टर क्या है? एक प्रोटीएस है। ठीक है, और एडिमा फैक्टर क्या था? एडिनाइलेट साइक्लेज था, मतलब एक एंजाइम था एडिनाइलेट साइक्लेज। लेकिन जो हमारे पास लीथल फैक्टर है, दिस इज़ ऑल्सो द एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम हमारे पास? ये प्रोटीएस है। अब इसका क्या काम है? ये क्या करेगा? क्लीव करेगा फोस्फोकाइनेस को। जब ये फोस्फोकाइनेस को क्लीव कर देगा तो इससे क्या एक्टिवेट हो जाएगा? MAPK सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ठीक है, क्या कहा मैंने? जब प्रोटीएज जो है यानी कि लीथल फैक्टर जो है फोस्फोकाइनेस को तोड़ देगा, उसको क्लीव कर देगा, तो एक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं माइटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, जो हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है। जैसे ये पाथवे होगा, ठीक है, ये एक्टिवेट होगा। अब इस पाथवे का काम क्या है? जिस पाथवे कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल। अब ये वाला पाथवे क्या कर रहा है? हमारे पास ग्रोथ करवाता है सेल की, ह्यूमन सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है ये पाथवे। लेकिन जब हमारे पास फोस्फोकाइनेस क्या हो जाएगा? क्लीव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो इनहिबिट कर देगा सेल की ग्रोथ को। ठीक है, इस लीथल फैक्टर ने फोस्फोकाइनेस को ही इनहिबिट कर दिया, तो जिससे हमारे पास क्या हुआ? सेल की ग्रोथ क्या हो गई? इनहिबिट हो गई, जिससे हमारे पास एपोप्टोसिस हो गया सेल में, सेल की डेथ हो गई, नेक्रोसिस स्किन पर देखने को मिलेंगे, लीजन्स देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड का जिक्र है, प्रोटेक्टिव एंटीजन। तो प्रोटेक्टिव एंटीजेंस के बारे में यहाँ आगे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिव एंटीजेंस फॉर्म्स पोर। क्या बनाती हैं? ये पोर्स बनाती हैं, एक एंटीजेंस होती हैं। ठीक है, अब ये इनका काम क्या है कि ये पोर की फॉर्मेशन करती हैं इन द ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर पोर की फॉर्मेशन करेंगी, जो एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर को जाने का रास्ता प्रोवाइड करती हैं। प्रोटेक्टिव एंटीजन पोर्स बनाकर उस पोर्स में से एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर को सेल के अंदर एंटर होने में हेल्प करती हैं। जैसे ही वो एंटर होंगे तब एडिमा फैक्टर एडिमा कॉज करेगा, लीथल फैक्टर जो है वो हमारे पास सेल की नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, सेल की डेथ करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक और बात लिखी हुई है, द नेम प्रोटेक्टिव एंटीजेंस किससे रेफ़र करता है? कि वो जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है? जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है हमारी बॉडी में, जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो ये जो प्रोटेक्टिव एंटीजन है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनने से रोक देगी, उससे रोक देगी। तो जिससे क्या होगा कि जो एडिमा फैक्टर है, लीथल फैक्टर या जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो हमारी बॉडी में सरवाइव कर पाएगा ईज़िली, और हमारी बॉडी कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये जो है वो काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बोलें कि क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हो गया है, तो उस बंदे में आपको क्या दिखेगा? पेनलेस अल्सर विद ब्लैक विशर। ठीक है, पेनलेस अल्सर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर स्क्रब होंगे, स्कैब होंगे, या आपको लोकल एडिमा कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल की फॉर्मेशन होगी। अगर मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी तो आप ये कहोगे कि क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है। अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये बैक्टीरियमिया या डेथ कॉज कर देगा। मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल कहाँ हुआ था? स्किन के ऊपर होगा, लेकिन अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, इग्नोर किया, तो ये बॉडी के अंदर जाके बैक्टीरियमिया कॉज करेगा, यानी पूरी बॉडी में फैलने की कोशिश करेगा। जब ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो हमारे पास डेथ हो जाएगी। तो ये सिंपल जो है आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये लेजेंड्स की डायग्राम है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो अब हमारे पास क्या है? अभी हमने देखा क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर इसका जो है वो क्यूटेनियसली देखा था। अब हम देखेंगे पल्मोनरी।
तो पल्मोनरी किस तरह से जो है वो डिजीज़ कॉज करेगा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स के अंदर आपको वूल सॉर्टर डिजीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाली डिजीज़ देखने को मिलेगी। बिगिंस विद द नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक जो है वो आपको करेक्टर दिखेंगे, ड्राई कफ होगा, सबस्टीनल प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि मोस्टली इन्फ्लुएंजा में होती हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे पल्मोनरी एंथ्रेक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि क्या होगा, दिस रैपिडली प्रोग्रेस द हेमोरेजिक मेडिस्टिनल ब्लडी प्लूरल इफ्यूजन। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, किस में देखने को मिलेंगी, जब आप एक्सरे करोगे ना, तो एक्सरे में आपको बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये और इस डिज़ीज़ को यानी कि पल्मोनरी एंथ्रेक्स को भी आप एक्सरे से ही जो है वो डायग्नोस करते हो। यही एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए एक्सरे के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक्सरे में आप किस तरह दिखेगा, मीडियास्टिनल जो वाइडनिंग सीन आपको चेस्ट में दिखेगा। ठीक है, वाइड मतलब बहुत ज़्यादा इसका वाइड हुआ हुआ होगा एरिया मीडियास्टिनल का। ठीक है, अच्छा, और हेमोरेजिक मेनिंजाइटिस अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि पूरी ज़िंदगी चलने वाली कॉम्प्लिकेशन है। द सिम्टम्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स हमने देखा, क्यूटेनियसली देख लिया, पल्मोनरी देख लिया, अब बारी है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स की। तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लडी डायरिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी कवर हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेबॉरेटरी डायग्नोसिस। इसके अंदर आपने जो है वो समीयर बनाना है, हाउ लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स इन चेन। ठीक है, आप समीयर बनाओगे और जो है स्लाइड पर उसको स्टेन वगैरह करने के बाद जो है वो माइक्रोस्कोप में देखोगे, आपको चेन्स में रॉड्स देखने को मिलेंगे और वो लार्ज रॉड्स होंगी। तो आप ये कहोगे कि हमारे पास बैसिलस है। इसके अलावा हमारे पास नॉन हीमोलाइटिक कलर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर, ब्लड अगार पर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है ये जो बैसिलस है ये क्या है, एरोबिक है। ठीक है, तो एरोबिक होगा ये, नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनीज होंगी, यानी कि ये हीमोलाइसिस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कॉलोनीज ऑन ब्लड अगार। अगर हम ब्लड अगार पे इसकी कॉलोनीज़ को चेक करेंगे तो उसका किस तरह से देखने को मिलेगा, कॉमेट स्टेल जैसा देखने को मिलेगा, यानी कि जो कॉमेट स्टेल नहीं होता, जस्ट लाइक जो टूटा हुआ जो सितारा होता है उसके अंदर जो शुआएँ निकलती हैं, जस्ट लाइक दैट, तो उस तरह से आपको उसकी अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो अच्छा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर पीसीआर भी है हमारे पास, डायरेक्ट फ्लूरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, सीरोलॉजिक टेस्ट है, इलाइजा है, इन सब टेस्ट से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लैब डायग्नोस कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में आप सिप्रोफ्लेक्सिन दे दें, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, डॉक्सीसाइक्लिन दे दें, अल्टरनेटिव ड्रग है। ठीक है, ये ले सकते हो। नो रेजिस्टेंट स्टेन हैज़ बी आइसोलेटेड क्लिनिकली, कोई अभी रेजिस्टेंट स्टेन इसका नहीं आया है। प्रिवेंशन के लिए वही आपको प्रिवेंट करना होगा। ये दोनों जो ड्रग्स आपने देखी है ये यूज़ होती है प्रोफाइलैक्सिस इन दोज एक्सपोज ड्यूरिंग द आउटब्रेक इन यूनाइटेड स्टेट इन 2001। पीपल एट हाई रिस्क कैन बी इम्यूनाइज्ड विद सेल फ्री वैक्सीन बायोथ्रेक्स कंटेनिंग प्यूरिफाइड प्रोटेक्टिव एंटीजन एज इम्यूनोजन। अच्छा, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि दोनों जो मेडिसिन है ये आप दे सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस पेशेंट के अंदर। ठीक है, जो आउटब्रेक आया था 2001 में, तो पीपल बहुत ज़्यादा उससे जो है वह इन्फेक्टेड हुए थे, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था 2001 में किस तरह से आउटब्रेक आया था। तो आप ख़ुद को इम्यूनाइज़ कर सकते हैं सेल फ्री वैक्सीन से। ठीक है, 2001 में इस तरह से ही वैक्सीन लगाई गई थी जो कि बायोथ्रेक्स के नाम से मशहूर है। उसके अंदर हमारे पास प्यूरिफाइड प्रोटेक्टिव एंटीजेंस मौजूद होती है जो कि इम्यूनोजन का काम करती हैं। बाकी वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी इस वीकली होती हैं, इम्यूनोजेनिक एंड 6 डोजेज़ देते हैं। ओवर 18 मंथ्स पीरियड इसका टाइम पीरियड है। एनुअल बूस्टर ड्रग्स वो भी है, वैक्सीन भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एन इम्यून ग्लोबिन प्रिपरेशंस कंटेन अ मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़। अब ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, इम्यून ग्लोबिन बना रहे हैं, तो उसका मेथड क्या है, मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगे उस प्रोटेक्टिव एंटीजेंस के अगेंस्ट। अब प्रोटेक्टिव एंटीजेंस का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर यही वैक्सीन वगैरह की ऑल ओवर बात हो रही है प्रिवेंशन में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, बैसिलस सीरस है। बैसिलस सीरस जो है वो डिजीज़ क्या कॉज करेगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करेगा।
अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, फूड पॉइजनिंग होगी। ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, इसके जो स्पोर्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, राइस में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अच्छा, सच एज जो स्पोर्स ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास राइस है, उसमें सर्वाइव स्टीमिंग एंड रैपिड फ्राइंग। अगर हम रैपिड फ्राइंग करते हैं तो उसके स्पोर्स अगर वहाँ मौजूद होंगे तो वो जर्मिनेट करने लग जाएंगे। द स्पोर जर्मिनेट व्हेन राइस इज केप्ट वार्म फॉर मैनी हार्स। अगर बहुत ज़्यादा देर तक राइस जो है वो गर्म है तो इसके स्पोर्स क्या कर लेंगे, जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। या अगर आप रीहीटेड करते हो फ्राइड राइस को, कि अगर रात को चावल बने हैं तो आप अगले दिन उसको फ्राई करके दोबारा से खा लो, या उसको हीट करके दोबारा से गर्म करके खा लेते हो, तो इन केसेस में अगर उसमें खुदा ना खास्ता स्पोर है तो वो स्पोर जर्मिनेट कर लेता है। तो इसलिए जो है वो रीहीटेड फ्राइड राइस को खाने से मना किया जाता है कि हमें नहीं पता उसके अंदर स्पोर्स हैं। अगर उसमें स्पोर्स होंगे तो वो जर्मिनेट करके इन्फेक्शन कॉज कर देंगे और उससे हमें क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुराना खाना खा लेते हैं उसको जो है वो क्या होने लग जाता है, फूड पॉइजनिंग आपने देखी होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस में प्रोड्यूस करता है 2 एंटीरोटॉक्सिन्स, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो क्लोरेस्ला जो हमारे पास टॉक्सिन्स है उससे मैच करता है, और दूसरा हमारे पास जो इसका एंटीरोटॉक्सिन्स है वो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस से जो है वो रिजेंबल करता है, ठीक है। वही वाली पूरा सिनेरियो है कि क्लोरेला टॉक्सिन्स जो है वो भी हमारे पास क्या कहते हैं, एडीपी को फॉस्फोराइलेट कर देगा, ऐड कर देगा एडीपी, जिसको हम कहते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन जी कपल प्रोटीन, जी प्रोटीन पर, ठीक है, विच स्टिमुलेट एडिनाइलेट साइक्लेट। फिर एडिनाइलेट साइक्लेट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, जो कि हमारे पास इंक्रीज़ कर देगा कंसनट्रेशन साइक्लिक एएमपी की। तो ये इस तरह से काम करता है कौन, जो हमारे पास बैसिलस सीरस का एंटीरोटॉक्सिन्स है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेफाइलोकोकल का एंटीरोटॉक्सिन्स है, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द अदर एंटीरोटॉक्सिन्स रिजेंबल्ड एट द स्टेफाइलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन्स। जैसे कि सुपर एंटीजन का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम सिनेरियो जो है वो अब इसके अंदर है। तो हमने क्या देखा कि पैथोजेनेसिस में इसके 2 एंटीरोटॉक्सिन्स है, हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स नहीं है, इसकी एंटीरोटॉक्सिन्स है। एक जो है वो क्लोरेला से मैच करता है और दूसरा हमारे पास स्टेफाइलोकोकल से इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो मैच करता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा यहाँ क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, उसके अंदर हमारे पास 2 हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। एक हमारे पास जो सिंड्रोम होगा, जो कि जिसका जो ड्यूरेशन होगी ना, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो हमारे पास 4 आवर्स होगा, और वो आपको नोज़िया और वॉमिटिंग कॉज करवा देगा। और आपको स्टेफाइलोकोकल से भी जो है वो फूड पॉइजनिंग होती थी, प्रीवियसली मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस जैसे ही आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये सिमिलर होगा स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग से। सेकंड हमारे पास जो है वो दूसरा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा लॉन्ग होगा, 18 आवर्स होगा। इसके अंदर वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होगा आपको, ठीक है, और रिजेंबलिंग क्लोस्ट्रेडियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनाइटिस। तो किससे रिजेंबल करेगा ये वाला, क्लोस्ट्राइडियल। अभी हम पढ़ेंगे आगे क्लोस्ट्राइडियम वगैरह तो आपको समझ में आ जाएगा जी। तो ये कवर हो गया है। इसके अलावा हमारे पास लैब डायग्नोसिस की बात करें तो इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हम मतलब ये इतना होता ही नहीं है, दिस इज़ नॉट यूजुअली डन, हम इसको डन नहीं करते, मेडिसिन दे देते हैं, ठीक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है, ओनली सिम्टम्स ट्रीटमेंट इज़ गिवन। सिम्टोमेटिक जो हमारे पास यानी कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, नोज़िया होती है, उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रीटमेंट मेडिसिन दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, कोई मीन्स नहीं है स्पेसिफिक प्रिवेंशन के लिए। कुक्ड राइस शुड नॉट केप्ट वार्म फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। आई होप कि आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस बात पर अमल भी करिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या है, क्लोस्ट्राइडियम, तो अब उसको पढ़ लेते हैं। सो जी, नेक्स्ट हमारा है क्लोस्ट्राइडियम। देयर आर 4 मेडिकल इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्लोस्ट्राइडियम की कितनी स्पीशीज़ हैं, 4 स्पीशीज़ हैं, जैसे कि क्लोस्ट्राइडियम टेटना है, बॉटुलिनम है, परफेरेंसिस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डेफिसल्स है। तो ये हमारे पास 4 है। सारी की सारी जो क्लोस्ट्राइडिया हैं वो हमारे पास क्या है, एनारोबिक है, ठीक है। और इसके अलावा ये स्पोर फार्मिंग है, ठीक है। आज की वीडियो ही ऑल अबाउट ये स्पोर फार्मिंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैथोजेनेसिस एंड प्रिवेंशन आर डिस्क्राइब्ड। तो इस टेबल में ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब हुई हुई हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लोस्ट्राइडियम
टेटनाई, तो टेटनाई जो है वो डिजीज़ कॉज करेगा टेटनस। इसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन है, ये हमारे पास कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग है। इसकी जो एंट्रेंस है, कहाँ से एंट्रेंस लेता है, किसी भी वाउंड से, अगर हमारे हैंड पर कहीं पर भी वाउंड हो रहा है, ज़ख़म हो रहा है, तो वहाँ से ये अंदर चले जाएगा। वियर अ नील पेनिट्रेट द फुट, ठीक है। बट द स्पोर्स कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग स्किन पॉपिंग। स्किन पॉपिंग एक जो है वो टेक्निक होती है जो कि हम ड्रग एडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं, टू इंजेक्ट द ड्रग को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं स्किन पॉपिंग। उसके दौरान भी जो है वो ये ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में जा सकता है। उसके स्पोर्स, जर्मिनेशन जो होती है स्पोर्स की, वो इज़ फीवर्ड बाय नेक्रोटिक टिश्यूज़। किसको फीवर करती है, नेक्रोटिक टिश्यूज़ को, या पुअर ब्लड सप्लाई जहाँ होगा वहाँ पर जो है ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं। न्यू नेटल टेटनस भी होता है, यानी कि बच्चों में भी टेटनस देखने को मिलता है जो अभी पैदा हुए होते हैं उनमें। इन विच द ऑर्गेनिज्म एंटर्स थ्रू अ कंटेमिनेटेड अम्ब्लाइकस, यानी कि या सर्कमसिशन वाउंड्स। तो ये जो वाउंड्स अगर हो जाए सर्कमसिशन के दौरान, या फिर अम्ब्लाइकस अगर हमारे पास कंटामिनेटेड है, उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन है, तो उससे भी जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके तो अब हमारे पास आती है इसकी पैथोजेनेसिस में ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन की जो है वो प्रोडक्शन करता है। इसके एक्सोटॉक्सिन्स को हम नाम देते हैं टेटनस टॉक्सिन्स या टेटनोस्पाज्मिन कहते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं कौन, वेजिटेटिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वाउंड साइट पर, स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते इस टॉक्सिन्स को, ठीक है। ये जो पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन्स है ये कहाँ पर होता है, कैरिड आउट इंट्रा एक्सोगनली, यानी कि रिट्रोग्रेड टू द सीएनएस, यानी कि कहाँ पर मौजूद होगा, सीएनएस सिस्टम पर मौजूद होगा। किस साइड पर, इंट्रा एक्सोनली पर, ठीक है। और वहाँ पर जाके गैंग्लियोसाइड के जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ब्लॉक कर देगा, यानी कि वहाँ पर जाके ब्लॉक द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी मेडिएटर, यानी कि जब भी कोई हमारी बॉडी में सेंसेशन होने के बाद वहाँ पर एक इनहिबिटरी मेडिएटर आता है जो उस प्रोसेस को रोकता है। यानी कि हमें बार बार तो सेंसेशन नहीं होती, बस एक दफ़ा सेंसेशन होती है और हम रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। लेकिन कब इस जो इन्फेक्शन है इसके अंदर क्या होगा कि वो सेंसेशन बार बार आएंगी। जैसे आपने टेटनस के पेशेंट देखे होंगे, उसमें बार बार सेंसेशन आती है, जिसकी वजह क्या चीज़ होती है, इनहिबिटरी मेडिएटर को जो है वो ब्लॉक कर देता है। कौन, ये इन्फेक्शन, टेटनस का जो टॉक्सिन होता है। अब जो इनहिबिटरी मेडिएटर है, जैसे कि हमारे पास ग्लाइसिन है, उसको जो है ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेटनस का जो टॉक्सिन है वो किस तरह से वर्क करता है। ये इनहिबिटरी मेडिएटर को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में अगेन एंड अगेन सेंसेशन जो है वो रिसीव होती हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्लाइसिन ऑन गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है एट स्पाइनल साइनेप्सिस पर। टेटनस टॉक्सिन जो होता है इज इनकोडेड बाय अ प्लाज्मिड, ठीक है। टेटनस का जो टॉक्सिन होता है वो किससे इनकोडेड होता है, प्लाज्मिड से। अनलाइक बोtulinum का जो टॉक्सिन होता है वो हमारे पास किससे इनकोडेड होता है, लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज से जो है वो टॉक्सिन जो है वो क्या होता है, इनकोडेड हुआ होता है। टेटनस का जो टॉक्सिन है और जो बोtulinum का जो टॉक्सिन है, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं, जिसको हम नाम देते हैं मोस्ट टॉक्सिन है दोनों। दे आर बोथ प्रोटीएज दैट क्लीव द प्रोटीन, ये दोनों की दोनों प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीन को क्लीव करते हैं। इन्वॉल्व इन मेडिएटर रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन, जिसके अंदर हमारे पास मेडिएटर जो न्यूरॉन से रिलीज़ होते हैं उसको भी जो है वो उसके जो प्रोटीन है उसको क्लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इनहिबिटरी मेडिएटर है वो ब्लॉक हो जाता है। ये सारा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है टेटनस टॉक्सिन्स हैज़ वन एंटीजेनिक टाइप है। कितनी हमारे पास टाइप है, वन एंटीजेनिक टाइप है। अनलाइक बोtulinum टॉक्सिन विच हैज़ 8, बोtulinum की कितनी है, 8 है, और टेटनस की जो है वो वन एंटीजेनिक टाइप है। देयर फॉर ओनली वन एंटीजन टाइप ऑफ टेटनस टॉक्सोइड इन वैक्सीन अगेंस्ट टेटनस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वन एंटीजेनिक टाइप आपको देखने को मिलेगी। ज़ाहिर है जब हम वैक्सीन बनाएंगे तो सिर्फ एक ही एंटीजन के खिलाफ बनाएंगे, अगेंस्ट में बनाएंगे, क्योंकि इसका जो एंटीजेनिक है वो सिर्फ वन टाइप है। लेकिन अगर मैं बोtulinum की बात करूँ तो उसकी 8 टाइप्स है। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लिनिकल फाइंडिंग। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मसल स्पास्म होता है, यानी कि स्पास्टिक पैरालाइज होती है। इसको आपने याद रखना है कि क्लोस्ट्राइडियम टेटनस कौन सी पैरालिसिस करवा रहा है, स्पास्टिक पैरालिसिस करवा रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल का स्पास्म हो जाएगा।
स्पेसिफिक यहाँ पर आपको लॉ जॉक देखने को मिलेगा, ओपिस्टोटोनस देखने को मिलेगा। लॉ जॉक जो है वो इसको हम दूसरा नाम ट्रांसमस भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जॉ जो होते हैं ना, जॉ के मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं, रिजिड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जो कि हमारे पास माउथ में ओपनिंग में जो है वो मसला करती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ ओपिस्टोटोनस जो है ये हमारे पास क्या है, आर्चिंग ऑफ द बैक, यानी कि बैक का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, आर्चिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन मसल्स ऑफ द बैक, यानी कि टेटनस के अंदर क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगी, उसको हम कहते हैं ओपिस्टोटोनस। यानी कि आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, हाइपर एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये नोट करके इन्होंने क्या बात कही कि जो हमारे पास टेटनस टॉक्सिन है वो स्पास्टिक पैरालिसिस करवा रहा है, लेकिन जो बोtulinum है या बोtulism है वो हमारे पास कौन सी जो है वो पैरालिसिस करवा रहा है, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को डिफरेंस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास लैब डायग्नोसिस है, जिसके अंदर जो है वो नो माइक्रोबायोलॉजिक और सीरोलॉजिक डायग्नोसिस है। ऑर्गेनिज्म आर रियली आइसोलेटेड फ्रॉम द वाउंड साइड, यानी कि बहुत कम वाउंड साइड पे ये आपको देखने को मिलेगा। टेटनस जो है वो प्रोड्यूस ऑन टर्मिनल स्पोर्स, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, टर्मिनल स्पोर्स पे, यानी कि स्पोर एट द एंड ऑफ द रॉड्स, रॉड्स का जो एंड होता है वहाँ पर स्पोर्स बनते हैं इसके। अच्छा, यहाँ पर दिस गिव्स द ऑर्गेनिज्म द कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस ऑफ द टेटनस रैकेट। किसकी तरह इसकी शेप होती है, बस टेटनस रैकेट टाइप होती है। ये हम जो है वो लेबॉर्ट्री में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रीटमेंट की बात करें तो टेटनस इम्यून ग्लोबिन, जैसे कि टेटनस एंटीटॉक्सिन्स की अगर मैं बात करूँ, वो यूज़ होते हैं टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, ठीक है। अब टेटनस के पास टॉक्सिन था, अब उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने का एक मेथड होना चाहिए जिसको हम कहते हैं एंटीटॉक्सिन। तो हमारे पास टेटनस की जो है वो एंटीटॉक्सिन्स मौजूद हैं जो न्यूट्रलाइज करेंगे इसके टॉक्सिन्स को। द रोल ऑफ एंटीबॉडीज़ इज़ अनसर्टेन, इसका जो रोल है वो अनसर्टेन है अब तक। अगर हम एंटीबॉडीज़ देते हैं, आइधर मेट्रोनाइडोजोल देते हैं या पेनिसिलिन जी देते हैं, हम ये दे सकते हैं, यानी कि ये देते हैं। An adequate airway must be maintained and respiratory support given, ठीक है। बेंजोडाइजेपैन जो हमारे पास ये मेडिसिन है, शुड बी गिवन टू प्रिवेंट स्पास्म, यानी कि ये वाली मेडिसिन हम स्पास्म को रोकने के लिए देते हैं। और मेडिसिन आप जो है वो दोनों में से कोई सी भी दे सकते हैं, ये वाली ये वाली जी। तो ट्रीटमेंट हमारे पास कवर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के अंदर क्या है, टेटनस इज प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन। आप इम्यूनाइजेशन करवा लें, यानी वैक्सीन करवा लें, आप जो है वो प्रिवेंट रहेंगे इससे। टेटनस के वैक्सीन हमने देखी थी टॉक्सॉइड, ठीक है। चाइल्डहुड में लगते हैं एवरी 10 ईयर्स देयर आफ्टर, ठीक है, हर 10 साल। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर इसको कंप्लीट पढ़ लिया है, क्लोस्ट्राइडियम टेटनस पढ़ा है। इसी तरह से इसकी 3 और स्पीशीज़ हैं, उसको पढ़ लेते हैं जी। तो अब आगे आपको देखने को मिलेगा टेटनस टॉक्सॉइड जो होते हैं इज़ यूजुअली गिवन टू द चाइल्ड इन कॉम्बिनेशन विद डिप्थेरिया टॉक्सॉइड। हम इसके जो टॉक्सिन्स है, यानी कि टॉक्सॉइड है, एंटी टॉक्सिन्स जो हम देते हैं वो डिप्थेरिया के टॉक्सॉइड के साथ देते हैं। द एसेलुलर परटोसिस वैक्सीन, इसको भी हम जो है वो देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेटनस इम्यूनोग्लोबिन की बात की हुई है, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी की बात की गई है। तो यहाँ पर सिंपली जो है वो एंटीटॉक्सिन मेड इन हॉर्स इज़ यूज्ड, यानी कि ये जो हम एंटीटॉक्सिन्स लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हॉर्स से लेते हैं। बस यही यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम। इसके अंदर जो डिजीज़ कॉज होती है वो हमारे पास कौन सी है, बोटुलिज्म कॉज करती है। इसकी ट्रांसमिशन जो है वो कंटामिनेटेड वेजिटेबल मीट्स वगैरह से होती है। कैंड वाले जो फूड होते हैं, यानी कि कैन जिसके अंदर होता है उससे, वैक्यूम पैक्ड जो फूड होते हैं उससे, क्योंकि वहाँ पर जो इसके स्पोर्स हैं वो सर्वाइव करते हैं और जर्मिनेट करते हैं। एनारोबिक इन्वायरमेंट इसको चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्मोक फिश जो होती है उससे भी ये जो है क्या होता है, जर्मिनेट हो जाते हैं इसके स्पोर्स और डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन वेजिटेबल जैसे कि हमारे पास ग्रीन बीन्स, पेपर, मशरूम्स, इनसे जो है ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। दिस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय सफिशेंट कुकिंग, उससे बचना है तो हमें सफिशेंट कुकिंग करनी है। इसके अलावा जो है वो पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ तो बोटुलिनम के जो टॉक्सिन्स है इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, उसके टॉक्सिन गट में एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टू पेरिफेरल नर्व्स सिनेप्सेस विच ब्लॉक। अब ये किसको ब्लॉक कर रहे हैं, वहाँ पर ग्लाइसिन और गामा अमाइनोटायरिक एसिड को जो है वो हमारे पास ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एसिटाइल कोलिन को, क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम किसको ब्लॉक करता है, एसिटाइल कोलिन को। इसको आपने ना याद रख लेना है। इट इज़ प्रोटीज डेट क्लीव्स द प्रोटीन इन्वॉल्व इन एसिटाइल कोलिन रिलीज, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोटीज है,
इसके टॉक्सिन्स अब ये क्या क्लीव करेंगे, ये क्या किसको तोड़ देंगे, प्रोटीन को तोड़ देंगे, जो प्रोटीन एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ में हेल्प करती है। अब ये यहाँ पर किसको ब्लॉक कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन को। क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम किसको ब्लॉक करता है, एसिटाइल कोलिन को। बस यही वाली बात इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमने पढ़ा था इसके 8 इम्यूनोजेनिक टाइप्स हैं, किसके, बोटुलिनम के 8 आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कौन से, ए बी ई आर द मोस्ट कॉमन इन ह्यूमंस के अंदर। इसका अलावा यहाँ पर बोटॉक्स इज़ अ कमर्शियली प्रिपरेशन होती है ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स ए से इसको बनाया जाता है। इसी के एक्सोटॉक्सिन्स ए से बनाते हैं, जो कि हम रिंकल्स जो हमारे फेस पर हो रहे होते हैं उसके लिए हेल्प करते हैं, जिसको हम कहते हैं बोटॉक्स। अच्छा, यहाँ पर लिखा है माइन्यूट अमाउंट ऑफ द टॉक्सिन्स आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्पास्मोटिक मसल डिसऑर्डर। मसल डिसऑर्डर में भी इसके टॉक्सिन्स को यूज़ किया जाता है एज अ ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशंस डिसऑर्डर्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो पैरालिसिस देखने को मिलेगी, कौन सी होगी, फ्लैसिड पैरालाइजेशन यहाँ देखने को मिलेगी, असेंडिंग पैरालिसिस होगी, ठीक है, वाउंड बोटुलिज्म है। इसके अलावा यहाँ पर सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, गिलियन बेरे सिंड्रोम ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इन्फेंट के अंदर बोटुलिज्म होगा तो वो किसके थ्रू बच्चों में जाएगा, उस हनी के थ्रू, यानी कि ये जो ट्रांसमिट होता है बच्चों के अंदर, जो ट्रांसफ़र होता है हनी जो खाते हैं ना बच्चे उससे, वो कौन सा हनी जो पैक्ड हुआ हुआ होता है, जो सील पैक्ड आता है हमारे पास कैंड वाला, उससे जो है ये क्या होता है बच्चों में आ सकता है, उसको हम कहते हैं इन्फेंट बोटुलिज्म। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो पैरालिसिस और ये सिंड्रोम जो हमारे पास हो रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, इन्फेंट बोटुलिज्म किसके थ्रू हो रहा है, हनी के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लैब डायग्नोसिस है, यहाँ पर इसको कल्चर नहीं किया जाता, पेशेंट का सीरम लिया जाता है बाय माउस प्रोटेक्टिंग टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बोटुलिनम टॉक्सिन इज डेमोस्ट्रेट इन अनईटेड फूड, कहाँ पर होता है, अनईटेड फूड में, एंड द पेशेंट सीरम बाय माउस प्रोटेक्शन टेस्ट। अब ये टेस्ट किया जाता है जिससे हम लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं। एलाया के थ्रू भी किया जा सकता है, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस ऐसे से भी किया जा सकता है। इसके अलावा पीसीआर टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट विद एंटी सीरम शुड नॉट बी डिलेड वाइल वेटिंग फॉर लेबोरेटरी रिजल्ट, यानी कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट है एंटी सिरप को, उसको हमें डिले नहीं करना चाहिए, बजाय उसके कि हम वेट करें किसका, लेबोरेटरी टेस्ट का। इसके अलावा यहाँ पर हेपाटो जो है वो वैलेंट एंटीटॉक्सिन्स भी अवेलेबल हैं, वो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एंटीटॉक्सिन इज़ मेड किससे, हॉर्स से बनाए जाते हैं। एंड सीरम सिकनेस में अकर ये चीज़ें भी की जाती हैं। बाई वैलेंट एंटीटॉक्सिन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 एंटीटॉक्सिन्स हैं यहाँ पर, ए एंड बी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन की जाए किसकी, कैंड फूड की या वैक्यूम पैक्ड जो हमारे पास जो फूड मिलते हैं उनको। और इसके अलावा क्या है, स्टेरिलाइजेशन करने से क्या होता है, ये जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके स्पोर्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात कर रहे हैं सॉइल इन कैंस मस्ट बी डिस्कार्डेड, सॉइल हुए हुए जो कैन है उसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम पूरा हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंसिस। इसको आप देख लो कि यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट डिजीजेस होती हैं क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंसिस से, एक तो गैस गैंग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट हमारे पास है फूड पॉइजनिंग। डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी, अभी किस पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से एंटर हो रहा है। अगर हम गैस गैंग्रीन की बात करें तो गैस गैंग्रीन में क्या होता है, आपको मायोनेक्रोसिस होता है, यानी कि मसल्स में नेक्रोसिस होगा, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन होगी इन वन ऑफ द 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय परफेरेंसिस, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंसिस से। नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस जो हमारे पास होता है इसको हम फ्लैश शीटिंग कहते हैं, फ्लैश शीटिंग डिजीज़। इन एडिशन टू द क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंसिस, इसके अंदर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो होते हैं या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, 3 ही स्पीशीज़ बोल रहे हैं, ये तीनों क्या है, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हैं। किसकी कॉज है इंपॉर्टेंट कॉज, फ्लैश ईटिंग की। फ्लैश ईटिंग में 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आता है, परफेरेंसिस, पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोका का पायोजेंस और ऑरियस का एसोरियस, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस आर डिस्क्राइब, इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे।
गैस गैंग्रीन जो होती है इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अदर हिस्टोटॉक्सिन्स क्लोस्ट्राइडिया, जैसे कि हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम हिस्टोलाइटिकम, ठीक है, क्लोस्ट्राइडियम सेप्टिसियम। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज पोस्ट पार्टियम एंड पोस्ट एबॉर्शन वुमन। इन सिंपल वर्ड इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि क्लोस्ट्राइडियम परफरेंसिस जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा, इस स्पीशीज़ के अलावा गैस गैंग्रीन जो है वो दूसरी जो स्पीशीज़ है ना वो भी कॉज करती हैं गैस गैंग्रीन को। जैसे कि हमारे पास ये 4 स्पीशीज़ का नाम लिखा है, ये चारों जो है वो गैस गैंग्रीन भी प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लोस्ट्राइडियम सॉर्डेलाई जिसका नाम लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है। कहाँ पर? पोस्टपार्टम एंड पोस्ट एबॉर्शन वुमेन के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमिशन है जिसके अंदर बोल रहे हैं कि स्पोर्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं सॉइल के अंदर। वेजिटेटिव सॉइल्स जो हमारे पास होता है द मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, ये हमारे पास किसका मेंबर है? नॉर्मल फ्लोरा का। कहाँ पर रहता है? कोलोन में एंड विजाइना में। अगर हम बात करें गैस गैंग्रीन इज, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। गैस गैंग्रीन इज एसोसिएट विद वॉर वाउंड्स, ठीक है, किससे एसोसिएट करता है? ये वॉर वाउंड्स, वॉर के अंदर जो है वो ज़ख़म जो बनाने के लिए हमने इसको यूज़ किया था। ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से भी ये जो है हमें हो जाता है। सेप्टिक एबॉर्शन में भी, ठीक है, ये हमें जो गैस गैंग्रीन है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन ट्रॉमाटाइज टिश्यूज़। कहाँ पर ग्रो होते हैं? ट्रॉमाटाइज टिश्यूज़ में, जैसे स्पेशली मसल्स एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिन्स बनाते हैं। इसके टॉक्सिन्स का नाम हमारे पास है अल्फा टॉक्सिन्स, ठीक है। टेटनस टॉक्सिन्स का क्या नाम था हमारे पास? टेटनोस्पास्मिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके टॉक्सिन्स का क्या नाम है? अल्फा टॉक्सिन, जिसको हम लेसिथिनेज भी कहते हैं, याद रखिएगा। विच डैमेज द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग दोज ऑफ एर्थरोसाइट। अब ये किसको जो है वो डैमेज करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को भी, इसके अलावा एर्थरोसाइट को भी, यानी रेड ब्लड सेल को भी डैमेज करेंगे। रिजल्टिंग, अब इसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? हीमोलाइसिस, यानी कि सेल की हीमोलाइज हो जाएगा सेल, और डिग्रेडेटिव एडेटिव एंजाइम प्रोड्यूस गैस इन टिश्यूज़। अब ये जो डिग्रेडेटिव एंजाइम है ये क्या, किस चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे? गैस की प्रोडक्शन करेंगे टिश्यूज़ के अंदर। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ देखा कि इसकी पैथोजेनेसिस में इसके पास एक अल्फा टॉक्सिन्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन को जो है वो डैमेज करेगा, और इसके अलावा हमारे रेड ब्लड सेल को भी डैमेज करेगा, जिससे हमें हीमोलाइसिस होगी, और डिग्रेडेटिव जो एंजाइम है वो हमारे पास गैस की प्रोडक्शन करेंगे टिश्यूज़ के अंदर। अब हम इसकी देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। आपको क्या देखने को मिलेगा? पेन, एडीमा, सेलुलाइटिस, गैंग्रीन यानी कि नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगी वाउंड एरिया पर, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह कह रहे हैं कि इफ़ क्रीपाइटस इज़ पल्पेटेड इन द अफेक्टिव टिश्यूज़ इट इंडिकेट गैस इन द टिश्यूज़। किसको इंडिकेट कर रहा है? गैस को इंडिकेट कर रहा है। दिस गैस इज़ टिपिकली हाइड्रोजन। क्या, कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। प्रोड्यूस बाय एन एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया है, जाहिर सी बात है क्लोस्ट्राइडियम एनारोबिक है। ये किसकी प्रोडक्शन करेगा? हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करेगा, जो कि स्टोर हो जाएगी टिश्यूज़ के अंदर। इसके अलावा हीमोलाइसिस कॉज करेगा एंड जॉइंटिस आर कॉमन है, ठीक है। जब हीमोलाइसिस होगी तो जाहिर सी बात है जॉइंटिस कहते हैं, जॉइंटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि हीमोलाइसिस से क्या होता है? ब्लू रिबन की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी येलोइश शो होती है, जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं। एज आर ब्लड टिंक्ड एग्जीक्यूट। इसके अलावा लिखा हुआ है अ फाउल स्मेल, ब्लडी विजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। शॉक एंड दैट कैन इंश्योर। मोटेलिटी रेट आर हाई। इसका मोटेलिटी रेट क्या है? हमारे पास हाई है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में हम सेमियर बनाएंगे टिश्यूज़ का, और सैंपल में देखेंगे शो लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स दिखेंगी, स्पोर नहीं होंगे यूजुअली सीन। स्पोर आर नॉट यूजुअली सीन बिकॉज दे आर फॉर्म्ड प्राइमरीली अंडर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट कंडीशन। इसके जो स्पोर्स हैं वो कब जनरेट करते हैं, कब जर्मिनेट करते हैं? जब न्यूट्रिशन कम होती है, और लैब डायग्नोसिस के अंदर आपको ये स्पोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म और कल्चर एनारोबिकली इसको कल्चर कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई बाय शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन। शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन जो होते हैं उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड की प्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं। क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंजिस जो है वो कॉलोनीज एग्जिबिट अ डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस। दिस पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर हमने क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंजिस को आइडेंटिफाई करना है लैब में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि डबल जोन बनाता है। कहाँ पर डबल जोन बनाएगा?
ब्लड अगार पर हीमोलाइसिस तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ डबल जोन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। इस पॉइंट को आपने ना याद कर लेना है। द कॉलोनीज ऑल्सो प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट इन एग यॉक अगार। ये एग यॉक अगार के अंदर प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देगा, जो कि किसके एक्शन से बनेंगी, लेसिथिनेज जो उसका अल्फा टॉक्सिन है ना, उसके एक्शन से ही ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगी एग यॉक अगार के अंदर। सीरोलॉजिक टेस्ट आर नॉट यूज़फुल, ये वाला टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट यानी कि यूज़फुल हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है पेनिसिलिन G+ आप दे दो, क्लिंडामाइसिन आप दे सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। वाउंड शुड बी क्लीन एंड डेब्रिडेड, इसको क्लीन करना होगा। इसके अलावा इंसिशन एंड ड्रेनेज ऑफ फोकल लीजन्स शुड बी डन, ठीक है। इसके अलावा पेनिसिलिन में बी गिवन फॉर प्रोफिलैक्सिस। पेनिसिलिन हमें किसको देनी चाहिए, प्रोफिलैक्सिस पेशेंट जो होते हैं। देयर इज़ नो वैक्सीन, कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा हम जो है वो कवर कर चुके हैं गैंग्रीन डिजीज़ को, जो कि हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम परफोरेंसिस कॉज करवा रहा था। इसके अलावा क्लोस्ट्राइडियम परफोरेंसिस एक और डिजीज़ कॉज करवाता था, फूड पॉइजनिंग। अब उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फूड पॉइजन के अंदर ये फूड पॉइजन कॉज करेगा द सेकंड डिजीज कॉज बाय द परफोरेंसिस, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पोर्स आर लोकेटेड इन सॉइल के अंदर होते हैं। कंटामिनेटेड फूड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। द हीट रेजिस्टेंट स्पोर सर्वाइव कुकिंग एंड जर्मिनेट। हीट जब हम करते हैं, हीट से रेजिस्टेंट होते हैं ये स्पोर और ये वहाँ पर सर्वाइव करते हैं और जर्मिनेट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म ग्रो टू लार्ज नंबर इन रीहीटेड फूड। रीहीटेड फूड मतलब अगर हम फूड को दोबारा से हीट करेंगे तो उसमें लार्ज नंबर में जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। स्पेशली किस में, मीट डिशेस में, यानी कि गोश्त जो खाने होते हैं उसके अंदर अगर हम दोबारा से हीट करेंगे तो ये स्पोर्स अगर वहाँ प्रेजेंट होंगे तो ये वहाँ पर जर्मिनेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस के अंदर हमारे पास क्या है, परफोरेंसिस इज अ मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द कॉलन। परफोरेंसिस जो है ना वो वैसे तो नॉर्मल फ्लोरा है अगर ये कॉलन में होगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होगा, बट नॉट इन द स्मॉल बाउल where the enterotoxin act to cause diarrhea। लेकिन अगर ये हमारे पास कहाँ है, स्मॉल बाउल वहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारे पास एंटीरोटॉक्सिन की तरह एक्ट करेगा और कॉज कर देगा डायरिया। द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन इज द सेम एज दैट ऑफ द एंटेरोटॉक्सिन ऑफ एस ओरियस। इसका जो एंटेरोटॉक्सिन का जो हमारे पास मोड है ना, मोड ऑफ एक्शन है ना, वो सेम एस ओरियस जैसा है, जैसे कि हमारे पास सुपर एंटीजेंस। तो यही वाला सेम सीन हमने कहाँ देखा था, बैसिलस के अंदर देखा था। वहाँ पर भी एस ओरियस जैसे ही जो है वो सुपर एंटीजन का जो मोड ऑफ एक्शन है एंटीरोटॉक्सिन का, सेम वही चीज़ जो है परफोरेंसिस यानी कि स्टेफाइलोकोकल, क्लोस्ट्राइडियम परफोरेंसिस एंड बैसिलस, तीनों का जो मोड ऑफ एक्शन है पैथोजेनेसिस का वो सेम है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एंटीरोटॉक्सिन्स के थ्रू ही जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, 8 to 16 हार्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है एंड इज कैरेक्टराइज बाय वाटरी डायरिया होगा, क्रैम्प्स। के अलावा यहाँ पर लिटिल वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। लेबोरेटरी डायग्नोसिस दिस इज़ नॉट यूजुअली डन, ज़्यादातर नहीं होता। देयर इज़ नो आंसर फॉर द टॉक्सिन्स। लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम अनईटेड फूड। अनईटेड फूड के अंदर आपको लार्ज नंबर में क्वांटिटीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज़ गिवन, यानी कि आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग अगर आपको हो जाती है तो सिम्टोमेटिक क्या आपको देखने को मिल रहा है कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई भी मेडिसिन दे देंगे जो वॉमिटिंग को रोक देगी। इसके अलावा नो एंटी माइक्रोबियल ड्रग आपको नहीं देते। देयर आर नो स्पेसिफिक प्रिवेंशन, ठीक है। फूड शुड बी एडिक्वेटली कुक्ड टू किल द ऑर्गेनिज्म। फूड को आपने एडिक्वेटली कुक्ड करना है ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लोस्ट्राइडियम परफोरेंसिस। द लास्ट वन टॉपिक इज़ क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल्स, जिसको हम क्लोस्ट्राइडियोइड्स एंड डिफिसिल्स कहते हैं। इसका जो डिजीज़ है वो क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल कॉज्ड एंटीबायोटिक एसोसिएट स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलोनाइटिस। अब ये जो हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल्स है ना, ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई भी एंटीबॉडीज़ खा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो क्या होता है, एंटीबॉडी से एसोसिएट हुआ, ठीक है, एंटीबायोटिक
जो मेडिसिन होती हैं एंटीबायोटिक, उसको खाने से एक स्यूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। कहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है? हमारे कोलोन के अंदर। अब ये स्यूडो मेम्ब्रेन जो हमारे पास बनी है कोलोन के अंदर, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किसकी वजह से हुई है? क्योंकि हमने एंटीबायोटिक्स खाई थी। अब वो एंटीबायोटिक्स क्या करती है अंदर जाके, जो उसका काम है वो तो करेगी, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल से इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जितनी इसकी नॉर्मल क्वांटिटी है नॉर्मल फ्लोरा होते हुए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये हमारी जो कॉलोन है वहाँ पर क्या कॉज कर देगा? इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल्स है, ये जो डिजीज़ कॉज करेगा वो क्या कॉज करता है? एंटीबायोटिक से एसोसिएट हुई हुई स्यूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा कोलोन में। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इज़ द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड कॉज ऑफ डायरिया है। हॉस्पिटल से जो है वो एक्वायर्ड होता है और ये डायरिया कॉज करेगा। इट इज़ द लीडिंग, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। क्या करवाता है? ये हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करवाता है, जो कि हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एसोसिएट डेथ हो जाती है यूनाइटेड स्टेट में। अब जो नेम है डेफिसिल एज करंटली बीन चेंज, अब इसको नाम चेंज कर दिया है, क्लोस्ट्राइडोइड्स रख दिया है डेफिसिल्स, जिसको हम बट फॉर द एडिशन द प्रीवियस नेम विल बी यूज, पर अभी हम जो है वो प्रीवियस नेम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमिशन है जी। तो अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन में क्या कह रहे हैं? द ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज द लार्ज इंटेस्टाइन। किससे कॉलोनाइज है? लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो कॉलोनाइज होता है। 3% नॉर्मली जो जनरल पीपल पॉपुलेशन होती है उसमें इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, लेकिन 30% जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में मौजूद होता है। आप लोग नोट में देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि बहुत सारे बंदे जो है वो पीपल जो है वो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो सी डिफिसिल से या क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस नहीं होता। तो ये भी देखा जाता है कि कोई मेडिसिन खा रहा है लेकिन फिर भी उसको ये देखने को नहीं मिलता। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं कि सी डिफिसिल जो है ट्रांसमिटेड कहाँ से होता है? ओरोफिकल रूट से ट्रांसफ़र होता है। आइदर द स्पोर और द बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कैन बी ट्रांसमिटेड, या तो स्पोर्स या बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट होते हैं उनसे जो है ये ट्रांसमिट होता है, और बाकी 1/3 आपको जो है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड से देखने को मिलेगा। जो हैंड होते हैं हॉस्पिटल पर्सन के, उससे जो है ये क्या होता है? एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। अब इसकी हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो एंटीबायोटिक सप्रेशन जो ड्रग सेंसिटिव मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलन अलाइंग सी डिफिसिल टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द एक्सोटॉक्सिन्स ए एंड बी। जब हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो जो है क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है और वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं एक्सोटॉक्सिन्स ए एंड बी। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता कि कोई बंदा एंटीबायोटिक्स खा रहा है लेकिन उसको फिर भी जो है वो कोलोनाइटिस नहीं हो रहा, स्यूडो मेम्ब्रेनस से नहीं हो रहा। अच्छा, आगे यहाँ लिखा हुआ है कि जो टॉक्सिन्स हैं ए एंड बी आर क्या है हमारे पास? ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज हैं। द मेन इफेक्ट ऑफ दीज एक्सोटॉक्सिन्स, इन एक्सोटॉक्सिन्स का जो मेन इफेक्ट है क्या है? टू कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ एक्टिन। अब ये एक्टिन की जो है वो डीपोलराइजेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ साइटोस्केलेटल इंटीग्रिटी, एपोप्टोसिस होने लग जाती है और डेथ हो जाती है ऑफ द एंटीरोसाइट्स की। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कह रहे हैं एक्सोटॉक्सिन्स जो बी है ये हमारे पास रोल प्ले करता है इन द लीडिंग इन प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ह्यूमन डिजीज़। अब जो टॉक्सिन ए बी है ना वो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स की फॉर्मेशन करता है या उसकी प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो क्लिंडामाइसिन है ना, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जिसने जो है वो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की फॉर्मेशन की थी। बट मैनी एंटीबायोटिक्स जैसे कि हमारे पास आर नोन टू प्रेडिस्पोजिंग टू दिस डिजीज, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लिंडामाइसिन ही जो है वो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस ही कॉज करवाए। इसके अलावा दूसरी भी एंटीबायोटिक्स हैं जो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की फॉर्मेशन करवा देती हैं। एट प्रेजेंट थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स जो है ना आर द मोस्ट कॉमन बिकॉज दे आर सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है सेफेलोस्पोरिन।
तो ये भी हमारे पास जो है 3rd जनरेशन की मेडिसिन है, और ये भी हमारे पास जो है वो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की फॉर्मेशन करवा देती है। एम्फिसिलिन या फ्लोरोक्विलिन्स आर द मोस्ट कॉमन इम्प्लिकेटेड है इन एडिशन टू एंटीबायोटिक कैंसर कीमोथेरेपी। मेडिसिन से तो हो ही रहा है, एंटीबायोटिक से तो हो ही रहा है, एम्फिसिलिन, फ्लोरोक्विलिन्स और इसके अलावा क्लिंडामाइसिन, इनसे हो रहा है, लेकिन कैंसर की जो कीमोथेरेपी है, एंड आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो हमारे पास होते हैं उनसे भी जो है ये आपको स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस भी दिख सकता है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो है वो अल्सर वगैरह की जो मेडिसिन होती हैं उसमें यूज़ होते हैं, तो उनमें भी जो है ये स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस हो सकता है। सी डिफिसिल्स रियरली इन्वेड्स द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि सी डिफिसिल्स किस तरह से स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस की फॉर्मेशन करता है, किस तरह से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है वो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की डिजीज़ हमें कॉज करवा सकता है, इन्फ्लेमेशन करवा सकता है हमारे कॉलन के अंदर। इसके अलावा जो मेडिसिन है क्लिंडामाइसिन है और दूसरे एम्फिसिलिन है, ये हमारे पास ये कॉज करवाती हैं, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाती हैं। इसके अलावा कैंसर सेल की जो कैंसर कीमोथेरेपी होती है वो और जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं जो कि अल्सर वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो भी जो है वो हमारे पास स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस की फॉर्मेशन करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको एसोसिएट विद स्यूडोमेम्ब्रेनस यानी कि येलो वाइट प्लैक की फॉर्मेशन होगी ऑन द कोलन। कोलन के अंदर आपको येलो वाइट प्लैक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, द टर्म स्यूडोमेम्ब्रेनस मतलब क्या होता है उसको आपने 7 चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया है। द डायरिया इज स्यूडो मतलब फॉल्स मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है येलो, इस तरह से कोई येलो और येलोइश वाइट कलर जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है उसकी मेम्ब्रेन की। तो डायरिया इज़ यूजुअली नॉट ब्लडेड होता है, न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड होते हैं, आपको स्टूल में देखने को मिलेंगे इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस हाफ केसेस में। फीवर एंड एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा। द ऑर्गेनिज्म रियरली एंटर द ब्लड स्ट्रीम, बहुत कम ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, एंड रियरली कॉज द मेटास्टेटिक इन्फेक्शन, और बहुत कम जो है वो मेटास्टेटिक इन्फेक्शन कॉज करता है। मेटास्टेटिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है कि बैक्टीरिया एक बॉडी के पार्ट से मूव करे दूसरे बॉडी पार्ट तक, और दूसरे तीसरे और फिर पूरी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते, अपनी जगह से जो उसकी इनिशियल साइड है वहाँ से हटके वो दूसरी जगहों पे जाके जो है वो इन्फेक्शन कॉज करे, वो हमारे पास मेटास्टेटिक इन्फेक्शन होता है। अच्छा, इसके अलावा स्यूडोमेम्ब्रेन जो है वो आर विजुअलाइज होती है बाय सिग्मोइडोस्कोपी। अब इसको हम जो है वो कहाँ किस टेक्निक से देख सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी से देख सकते हैं, क्योंकि कॉलन में होती है तो कॉलन में देखने के लिए आपको ये वाली टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। टॉक्सिक मेगा कॉलन कैन अकर। ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द कॉलन में बी नेसेसरी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के लिखा हुआ है कि स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ट्रांसिएंट डायरिया। स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस डिस्टिंग्विश करता है किससे, ट्रांसिएंट डायरिया से, डेट अकर एज अ साइड इफेक्ट ऑफ मैनी ऑरल एंटीबायोटिक्स। वो भी हमारे पास जो ट्रांसिएंट डायरिया होता है वो भी हमारे पास साइड इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारी ओरल एंटीबायोटिक खाने से हो जाता है, बाय टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिन इन स्टूल, क्योंकि हम स्टूल के अंदर इसके टॉक्सिन को जो है वो देख सकते हैं। अगर इनके स्टूल में टॉक्सिन्स आ गए तो इसका मतलब जो हमारे पास डायरिया हुआ है वो सी डिफिसिल से हुआ है, अदरवाइज़ ये जो है वो दूसरे ओरल एंटीबायोटिक्स खाने के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इवन विद adequate treatment, the organism may not be eradicated from the colon, and recurrence occur at a rate of approximately 15 to 20%। मतलब कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी कॉलन में रिकरेंस होता है, यानी कि दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है, या मतलब 15 से 20% वो बैक्टीरिया जो है ये जो इन्फेक्शन है ये 15 से 20% रह जाता है और ये दोबारा से हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 2005 में आपको देखने को मिलेगा अ न्यू मोर वायरुलेंट स्टैंड सी डिफिसिल इमर्ज हुआ। दिस हाइपर वायलेंट स्टैंड कॉज मोर सीवियर डिजीज। ठीक है, इज मोर लाइकली टू कॉज रिकरेंस एंड रेस्पॉन्ड लेस वेल टू मेट्रोनाइडोजोल डायजोल दैन द प्रीवियस स्टैंड, यानी कि इसके जो ट्रीटमेंट में हम ये वाली मेडिसिन देते हैं, लेकिन हमने उस मेडिसिन उस पेशेंट को दी, लेकिन उसने जो है वो क्या हुआ, सीवियर हो गई वो डिजीज़, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके स्ट्रेन में क्या आपको देखने को मिलेगा, मोर वायलेंट हो गया वो स्ट्रेन 2005 में।
द स्टेन इज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय द रेजिस्टेंट टू कोयलेंस, और ये हमारे पास इस वाली मेडिसिन से या इस वाली मेडिसिन के जो ग्रुप है उससे जो है ये रेजिस्टेंट हो गया. इट इज़ थॉट दैट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द कोयलेंस फॉर डायरियल डिजीज में हैव सिलेक्टेड फॉर दिस न्यू स्ट्रेन. ठीक है जी. तो इसमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोयलॉन्स यूज़ करते हैं, यानी कि एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होता है, अगर हम इनमें से कोई एक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो इस सोचा जाता है कि जैसे कि जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम डायरियल डिजीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, तो अगर हम इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये सिलेक्टेड हो उस न्यू स्ट्रेन के लिए, डिजीज़ कॉज करने के लिए, या सीडोमेम्ब्रेनल कोलाइटिस कॉज करने के लिए. तो आप लोगों ने क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखा कि कितना ज़्यादा जो है आपको सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है. अच्छा, इसकी टेक्निक भी आपने देख ली, सिग्मॉइड स्क्लेरोस्कोपी है. आगे हम लोग देखते हैं. तो लैब डायग्नोसिस में आप क्या डायग्नोस करोगे, किस तरह से डायग्नोस करोगे. द प्रेजेंस ऑफ द एक्सोटॉक्सिन्स, अगर एक्सोटॉक्सिन्स प्रेजेंट है इन द फिल्ट्रेट ऑफ द पेशेंट स्टूल, पेशेंट के स्टूल में आप लोग ने एक्सोटॉक्सिन्स को देखना है. अगर वो प्रेजेंस है तो आप ये कहोगे कि ये लैब डायग्नोसिस ने प्रूव किया है कि इसको सी डिफिसिल्स का इन्फेक्शन है. अगर आपको एक्सोटॉक्सिन्स नहीं मिलते तो फिर ये किसी और वजह से भी हो सकता है. It is insufficient to culture the stool for the presence of because the pupil can be colorized by the organism and not have disease. यानी कि ये भी insufficient है क्योंकि ज़्यादातर pupil के अंदर जो है वो सी डिफिसिल्स मौजूद होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है, तो बहुत सारे लोगों में जो है वो सी डिफिसिल्स मौजूद होता है लेकिन उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होती. यूज़फुल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जैसे कि हमारे पास एंजाइम इम्यूनोसॉर्बर यानी कि EIA फॉर द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज को डिटेक्ट करता है, और सी डिफिसिल्स को ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इज़ प्रोड्यूस बाय ऑल आइसोलेटेड, यानी कि हर सी डिफिसिल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ग्लूटामाइन डिहाइड्रोजिनेज हर सी डिफिसिल्स में मौजूद है. सो अगर हम इसी को ही डिटेक्ट कर दें, ठीक है, तो हम डायग्नोस कर लेंगे कि ये जो है वो इन्फेक्शन सी डिफिसिल्स ने किया है. ठीक है, तो हमारे लिए हमारे पास जो है वो यूज़फुल स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास क्या है, GDH यानी कि ग्लूटामाइन डिहाइड्रोजिनेज को डिटेक्ट करना. ये एज हम एंटीजन ले सकते हैं कि अगर हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन किसने किया है, सी डिफिसिल्स ने किया है. इसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द टेस्ट यूज टू मेक द लैब डायग्नोसिस. वन डिटेक्ट द एक्सोटॉक्सिन इटसेल्फ एंड द अदर इज द जीन्स दैट इनकोड द एक्सोटॉक्सिन. या तो आप एक्सोटॉक्सिन को जो है वो डिटेक्ट कर लो, या वो जो एक्सोटॉक्सिन है जिस जीन से मिलके बना है उसको आप डिटेक्ट कर लो. तो ये जो हम डिटेक्ट करते हैं जीन को, वो हम PCR से के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द एक्सोटॉक्सिन जीन DNA इज़ यूज्ड. PCR टेस्ट होता है या DNA बेस्ड टेस्ट भी हमारे पास मौजूद है. ये हमारे पास सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी होती है इसके अंदर, किसके मुकाबले में, एलाइजा के मुकाबले में. तो ये सारे टेस्ट हैं. इसके अलावा आप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये भी हमारे पास यूज़फुल है. बिकॉज अ पर्सन मे ओनली बी कॉलोनाइज बाय सी डिफिसिल एंड बी रिकॉर्डेड अ पॉजिटिव वैन इन फैक्ट सी डिफिसिल इज़ नॉट द कॉज ऑफ द पेशेंट्स डिजीज़. यानी कि मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे लोगों के अंदर पहले ही प्रेजेंट होता है सी डिफिसिल, लेकिन वो उनकी बॉडी में कोलोनाइटिस की यानी कि इन्फ्लेमेशन नहीं करता, कोलोन में ना सीडोमेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहा होता है. तो अगर किसी को हो जाए तो आप PCR से या DNA बेस्ड टेस्ट होता है, इलाइजा है और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, ये आप कर सकते हो. यूज़फुल हमारे पास कौन सा है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि ग्लूटामाइन डिहाइड्रोजिनेज को डिटेक्ट करता है. इसके अलावा आप इस टूल से भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी वही बात कि ये इतना ज़्यादा इंसफिशेंट नहीं है. जी, तो हमने लैब डायग्नोसिस देख लिया है. नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं, इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं. जी, तो ट्रीटमेंट में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, द कॉजेटिव एंटीबायोटिक शुड बी विदड्रॉ आइदर फिडाक्सोमाइसिन या वैनकोमाइसिन एडमिनिस्ट्रेड ओरली इन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इनिशियल एपिसोड एंड फॉर द रिकरेंस. इनिशियल के लिए या रिकरेंस के लिए हम जो है वो ये मेडिसिन यूज़ करते हैं. मेट्रोनाइडोजोल इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड, इसको हम ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करते. क्यों, बट कैन बी यूज़ फॉर द इनिशियल एपिसोड. इनिशियल एपिसोड के लिए ये यूज़फुल होती है. ठीक है, ऑफ नॉन वेयर केसेस के अंदर. ठीक है, इफ़ नाइदर फिडाक्सोमाइसिन एंड वैनकोमाइसिन कैन बी यूज़. अगर हम ये 2 मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे तो हम फिर जो है वो
मेट्रोनाइडोजोल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादातर रिकमेंडेड नहीं है, तो हम ज़्यादातर जो है फेडेक्सोमाइसिन या वैनकोमाइसिन जो है वो देते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में फर्दर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि वैनकोमाइसिन कैन बी गिवन ओरली और पर रेक्टम, ठीक है, और इन वेरी सीवियर केसेस बोथ वेज हम यूज़ करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग केसेस होते हैं वैनकोमाइसिन प्लस देते हैं, ये वाली शुड बी यूज्ड बट सर्जिकल रिमूवल ऑफ द कोलन कैन बी रिक्वायर्ड, ठीक है जी। इसके अलावा इन मैनी पेशेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट डज नॉट इरेडिकेट इन द कैरियर स्टेट, द रिकरेंस एपिसोड ऑफ कोलोनाइटिस कैन अकर। फिडेक्सोमाइसिन, तो ये सारे जो है वो ट्रीटमेंट है, वही मेडिसिन है, आप दे सकते हो, और तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रिवेंशन देखने को मिलेगा, तो प्रिवेंशन आप लोग देख लो। प्रिवेंशन के अंदर वही प्रिवेंशन, इसके अंदर कोई हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसके अलावा आपको क्या प्रिवेंट करना चाहिए, ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं खानी चाहिए, एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स सच एज द यीस्ट सैक्चारोमाइसीस, ये होती है मे बी यूज़फुल टू प्रिवेंट स्यूडोमोनास, यानी कि अगर ये जो यीस्ट अगर हम ये खाते हैं तो हम जो है वो इससे प्रिवेंट रह सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, थोड़ी लॉन्ग थी बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, कॉन्सेप्चुअल थी, बहुत सारी बातें हैं जो याद करने की हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।